गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत-पाकिस्तान संबंध। हवाना में जुटे गुटनिरपेक्ष देशों के नेताओं ने इस आंदोलन को प्रासंगिक बनाए रखने पर विचार किया। वहीं भारत और पाकिस्तान ने रिश्तों की टूटी कड़ियाँ जोड़ी। यह एक स्वयं सिद्ध सा तथ्य है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया एक नई विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ने लगी। कहने को तो युद्ध थम गया था, लेकिन एक नया संघर्ष शुरू हो गया। यह वह दौर था जब सोवियत संघ समेत पूर्वी यूरोप के बड़े हिस्से में साम्यवादी सरकारें बन चुकी थीं और दूसरी ओर अमेरिका के नेतृत्व में एक नया पूंजीवादी ब्लॉक उभर रहा था। वास्तव में यह अमेरिका और उसके पश्चिमी यूरोप के मित्र देशों तथा सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के साथियों के बीच शीत युद्ध की शुरुआत थी। इसके दो ध्रुव थे, अमेरिकी नेतृत्व वाला कैपिटलिस्ट ब्लॉक और सोवियत संघ के नेतृत्व वाला कम्युनिस्ट ब्लॉक। प्रत्यक्ष तौर पर यह सैन्य टकराव न होकर एक तरह का सैद्धांतिक टकराव था। वैसे तो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले से ही साम्यवाद या कम्युनिस्ट एक नई चुनौती के रूप में उभर रहा था। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद ही पूरी दुनिया में साम्यवादी क्रांति की बात कही जाने लगी थी। सोवियत संघ की उस समय की विस्तारवादी नीतियों से यह स्पष्ट भी हुआ। तो दूसरी ओर अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी थ्योरी ऑफ लेबर एंड प्रॉफिट, श्रम एवं लाभ का सिद्धांत के आधार पर आगे बढ़ रहा था। दूसरे शब्दों में पूंजीवादी व्यवस्था उतनी ही तेजी से मजबूत और समृद्ध होती जितनी तेजी से श्रमिकों के शोषण के और अधिकतम परिष्कृत उपकरण तैयार किए जाते। यही वह कारण था जिसके फलस्वरूप साम्यवादी विचारधारा एक विश्व क्रांति की बात कर रही थी, जिसके अंतर्गत पूंजीवाद के संपूर्ण विनाश के रूप में के ऊपर ही समतावादी सामाजिक व्यवस्था का जन्म हो सकता था। यही वह दौर था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अनेक देश या तो औपनिवेशिक दासता से मुक्त हो गए थे या साम्राज्यवाद के खिलाफ उनका संघर्ष तेज हो गया था। जो नए देश उभर रहे थे उनके सामने दो रास्ते थे। एक, या तो वे पूंजीवादी अमेरिकी पाले में चले जाएं। इसका मतलब था कि वे फिर से उसी पाले में शामिल हो जाएं जिसके खिलाफ उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, या फिर साम्यवादी रूस के पाले में, और जिसका मतलब था पूंजीवादी देशों से मिलने वाले आर्थिक लाभ से वंचित होना। क्योंकि सोवियत रूस में आर्थिक संसाधनों में की भारी कमी थी और इसलिए साम्यवादी ब्लॉक के सदस्य देशों के लिए आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्निर्माण की योजनाएं नहीं चलाई जा सकती थी। एक तरह से उनके लिए यह असमंजस की स्थिति थी। इन्हीं परिस्थितियों में पिछड़े और उपेक्षित देशों के गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट का जन्म हुआ। हालांकि 1945 में संयुक्त राष्ट्र के रूप में एक विश्व संगठन का उद्भव हो चुका था, लेकिन इस संगठन में अमेरिका और रूस के साथ ही दुनिया के तमाम शक्तिशाली राष्ट्रों की मौजूदगी के कारण उनकी आवाज़ दबी हुई थी। लिहाजा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में उन्हें एक नई विचारधारा की जरूरत थी, जो न केवल उन्हें उस समय के दोनों ब्लॉकों अमेरिका और सोवियत संघ से उनकी समान दूरी दिखाती, बल्कि उनका एक अलग अस्तित्व भी कायम करती। यही नहीं, वे इस प्लेटफॉर्म के जरिए दोनों ब्लॉकों से ज़्यादा फ़ायदा भी उठाना चाहते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, और विशेष रूप से ऐसे समय जब अमेरिका के नेतृत्व में एक नया विश्व हमारे सामने है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नाम की सार्थकता इस बदले हुए परिवेश में कितनी है। जहाँ तक भारत की बात है, तो वह न केवल संस्थापकों में रहा है, बल्कि उसने इसे नेतृत्व भी दिया है। बदली हुई विश्व व्यवस्था में भारत के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व भी बदला है। सितंबर में हवाना में हुए 14वें सम्मेलन में यह बात उजागर भी हुई। इसकी वजह से भारत पाकिस्तान के रिश्ते भी बदले हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका एफ्रो एशिया सहयोग के रूप में लिखी गई थी। जब इंडो चाइना में चल रहे युद्ध से चिंतित दक्षिण एशिया के 5 देश सीलोन, अब श्रीलंका, बर्मा, भारत, इंडोनेशिया और पाकिस्तान की अप्रैल 1954 में कोलंबो में एक बैठक हुई। इसी बैठक में इंडोनेशिया
के प्रधानमंत्री अली शास्त्रो मिज़ोजो ने एक बृहत एफ्रो इंडियन सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया। दिसंबर 1954 में इन्हीं पांचों देशों ने व्यापक एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस के लिए इंडोनेशिया के बोगोर में दोबारा मुलाकात की, लेकिन उनके सामने दिक्कत थी इसमें किन देशों को आमंत्रित किया जाए। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत सोवियत संघ को लेकर थी, जिसका विस्तार एशिया से लेकर यूरोप तक था। अंततः अप्रैल 1955 में बांडुंग में 29 देश जुटे और यहीं से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का रास्ता खुला। वास्तव में पंडित नेहरू ने कोलंबो बैठक में यह गुट शब्द गुटनिरपेक्ष दिया था। इस आंदोलन के 5 प्रमुख नेता थे: यूगोस्लाविया के टीटो, इंडोनेशिया के सुकार्नो, मिस्र के नासिर, घाना के एन क्रूम और भारत के जवाहरलाल नेहरू। इसका पहला अधिकृत सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। इसमें 25 देशों ने हिस्सा लिया। इनमें एशिया और अफ्रीका के 11 देश और यूगोस्लाविया, क्यूबा तथा साइप्रस थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने के लिए निम्न शर्तें रखी गईं। सदस्य देश को दूसरे राज्यों के साथ सह अस्तित्व पर आधारित स्वतंत्र नीति अपनानी होगी। संबंधित देश को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलनों को सहयोग देना होगा। संबंधित देश को महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के टकराव के संदर्भ में बहुस्तरीय सैन्य गठजोड़ का हिस्सा नहीं बनना होगा। यदि कोई राष्ट्र किसी महाशक्ति के साथ द्विपक्षीय समझौता या किसी तरह की क्षेत्रीय रक्षा संधि करता है, तो फिर ऐसे समझौते या संधि को महाशक्तियों के टकराव से अलग होना होगा। यदि किसी वजह से किसी सदस्य देश में किसी विदेशी शक्ति का मिलिट्री बेस हो, तो वह इसके जरिए महाशक्तियों से टकराव के संदर्भ में फायदा नहीं उठाएगा। इन सिद्धांतों के बावजूद गुटनिरपेक्ष आंदोलन यथार्थ में दोनों ब्लॉकों के टकराव के प्रति, या यूं कहें शीत युद्ध के दौर में, पूरी तरह निरपेक्ष नहीं रहा। 1960 के दशक में इस आंदोलन की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे थे, क्योंकि उस समय इसमें ऐसे देशों का प्रभुत्व हो गया था जो किसी न किसी रूप में सोवियत संघ के साथ संबद्ध थे। सबसे बड़ा सवाल क्यूबा को लेकर उठा था। यह सोवियत संघ का सहयोगी बना रहकर किस तरह से गुटनिरपेक्ष हो सकता था। अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के आक्रमण के मुद्दे पर इसमें दरार आ गई थी। 1979 में नाम में कास्त्रो की अध्यक्षता में सोवियत संघ के साथ साम्राज्यवाद विरोधी गठजोड़ तक पर विचार किया था। इस आंदोलन के अतीत पर नज़र डालने से पता चलता है कि इसके एजेंडे पर सिर्फ शीत युद्ध का मसला नहीं था, बल्कि इसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को देखने और उन्हें सुलझाने के लिए अपनी अलग समझ और सोच विकसित की। इसके 3 मुख्य तत्व थे: स्वतंत्र निर्णय का अधिकार, साम्राज्यवाद या नवोपनिवेशवाद का विरोध और महाशक्तियों के साथ उदार रिश्ते। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जब किसी तरह का शक्ति संतुलन जरूरी नहीं रह गया, तब इस आंदोलन ने गरीबी, पर्यावरण की बर्बादी, आणविक परीक्षण और यहाँ तक कि मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निपटने की रणनीति भी बनाई। अक्टूबर 1995 में कोलंबिया के कार्टाजेना में हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 11वें सम्मेलन में नस्लवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाले दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला और फिलिस्तीन के मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे यासर अराफात भी शामिल हुए थे। यानी यह आंदोलन नई विश्व व्यवस्था में अपने लिए एक नई भूमिका की तलाश करने लगा था। 2003 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तत्कालीन अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थाबो म्बेकी ने आगाह किया था कि इस आंदोलन का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह वैश्विक चुनौतियों को किस तरह लेता है। गौरतलब है, अमेरिकी लेखक रिचर्ड राइट ने 1955 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना बैठक पर टिप्पणी की थी कि यह पिछड़े और अभावग्रस्त देशों का समूह भर है। एक ध्रुवीय विश्व में गुटनिरपेक्षता शीत युद्ध में विचारधारा के रूप में तथा नए एक प्लेटफॉर्म के रूप में भी
गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एक स्पष्ट आवश्यकता पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए बनी रही थी। परंतु 1991 में सोवियत ब्लॉक के पराभव के बाद जब एक ध्रुवीय विश्व का उद्भव हुआ, जिसके शीर्ष पर संयुक्त राज्य अमेरिका अवस्थित था और जिसे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक नई विश्व व्यवस्था का नाम दिया था, निर्गुट आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह उभरने लगे थे। प्रश्न स्पष्ट था, जब साम्यवाद और पूंजीवाद का विगत द्वंद्व ही समाप्त हो गया था, तब गुटनिरपेक्षता किसकी, किससे और किसके लिए? यह वह समय था जब संयुक्त राष्ट्र भी इस अमेरिकी विश्व व्यवस्था का एक विशेष अंग मात्र बनकर रह गया था और जिस समय अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की अवहेलना कर अपने मित्र राष्ट्रों की सहायता से एक तरफा खाड़ी युद्ध की शुरुआत कर सकता था। जाहिर है, ऐसे समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन और उससे जुड़े देश अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी भूमिका निभा नहीं पा रहे थे और यही कारण था कि अलग अलग हलकों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंत की बात कही जाने लगी थी। लेकिन 1991 की घटना एवं खाड़ी युद्ध के झटके के बाद से ही धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अमेरिकी प्रभाव के साथ एवं उसके बाहर भी अपना एक अलग रूप लेने लग गई थी। एक स्वतंत्र विश्व व्यवस्था और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। अगर स्वतंत्र विश्व व्यवस्था के इस उभार को देखने की चेष्टा की जाए तो कई नए कारक निश्चित रूप से उभर रहे थे। पहला, पूर्वी यूरोप में अन्य वारसा देशों से परे रूस क्रमिक पुनर्निर्माण की अपनी इस कोशिश द्वारा एक पूंजीवादी देश के रूप में अपनी उपस्थिति दर्शा रहा था। यह भी सही है कि सोवियत रूस के विघटन के बाद भी आणविक अस्त्र भंडार मुख्य रूप से रूस के ही कब्जे में थे। दूसरा, यूरोपीय संघ का साम्यवादी ब्लॉक के पतन के बाद तेजी से विस्तार हुआ। बर्लिन दीवार के ढहने का मतलब आर्थिक रूप से एक बड़े क्षेत्र का अभ्युदय था, जो विश्व अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी प्रभुत्व के दावे को लगातार चुनौती दे सकता था। तीसरा, यूरोपीय संघ के अंदर भी दो प्रक्रियाएं एक साथ कार्यरत थीं। एक तो नए नए देश यूरोपीय संघ के सदस्य बनते जा रहे थे, तो दूसरी तरफ एक संवैधानिक आर्थिक इकाई के रूप में संघ के उभार को उसके कुछ सदस्य देशों द्वारा ही लगातार चुनौती दी जा रही थी। चौथा, अगर 21वीं शताब्दी के पहले दशक के पूर्वार्ध की बात करें तो यह समय निश्चित रूप से एशिया में चीन और भारत के प्रभाव का समय था। जितनी तेजी से विश्व अर्थव्यवस्था के सापेक्ष चीन एवं भारत की अर्थव्यवस्था का उभार दिख पड़ा, उससे अमेरिकी नीति निर्यातकों को भी भारत और चीन के प्रति अपनी नीति पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता महसूस हुई। निश्चित रूप से भारत और चीन की जरूरतों को ध्यान में रखकर अमेरिकी अर्थनीति को अब परिभाषित किया जा रहा है। पांचवा, पिछले कुछ वर्षों में भारत और सोवियत रूस दोनों के साथ चीन के संबंध बेहतर हुए हैं, जिनको ध्यान में रखकर विश्लेषक अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में एक नई भू राजनीतिक पहल की चर्चा भी करने लगे हैं। छठा, G8 समूह में भारत की बढ़ती भागीदारी, आसियान के साथ भारत का बेहतर होता संबंध, इब्सा, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका के रूप में नए समूह का उदय आदि कुछ ऐसे संकेत चिन्ह हैं जिनसे भारत की बदलती राजनीतिक हैसियत का पता चलता है। दक्षिण एशिया में भी दक्षेश के अंदर भारत की जो सृजनात्मक पहल है, उनसे भी साफ्टा के रूप में एक नया अर्थ क्षेत्र उभर कर सामने आया है, जो संपूर्ण दक्षिणी एशिया का रूप बदल सकने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, ट्विन टावर पर आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका के एक अक्षुण्ण सार्वभौम शक्ति के रूप में भी प्रश्न चिन्ह लगा है। अमेरिकी जनमत की असुरक्षा की भावना ने राष्ट्रपति बुश को आतंक के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध की नीति बनाने को मजबूर किया, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक जंग लड़ना और उसे जीत पाना अकेले अमेरिकी बूते के बाहर था। जाहिर है, इस जंग में उसे भारत की सहायता भी उतनी ही ज़रूरी महसूस हुई जितनी पाकिस्तान की। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत को आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष का लंबा अनुभव था और पाकिस्तान को इसलिए क्योंकि बिना उसके सहयोग के अलकायदा जैसे आतंकी संगठन को समाप्त नहीं किया जा सकता था। लेकिन शीत युद्ध के काल में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते का जो हाल था, उसमें तीनों एक साथ मिलकर निर्णायक जंग नहीं लड़ सकते थे। इसलिए भारत और पाकिस्तान से भी अमेरिका के लिए यह जरूरी हो गया कि वह जम्मू कश्मीर के मुद्दे का जल्दी से जल्दी हल ढूंढे।
तथा आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में भारत, पाकिस्तान और अमेरिका का साझा मंच बनकर तैयार हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार पर लोकतंत्र की स्थापना का जो दबाव है, बलूच नागरिकों द्वारा अलगाववादी आंदोलन चलाया जा रहा है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों के ही आतंकवाद के दंश झेलने पड़ रहे हैं। उस स्थिति में पाकिस्तान के लिए भी उतना ही जरूरी है कि इस मंच पर न केवल एक साझेदार बने बल्कि साझेदार दिखे भी। यह महज संयोग नहीं है कि अब जनरल मुशर्रफ लगातार दोस्ती का हाथ बढ़ाकर बातचीत द्वारा कश्मीर सहित समस्याओं के शांतिपूर्ण हल की बात कर रहे थे। अमेरिका और आतंकवाद 9/11 के आतंकी हमलों ने पूरी विश्व व्यवस्था को ही बदल दिया। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ दी। इसका असर अमेरिका, भारत और पाकिस्तान के आपसी रिश्तों के साथ ही विश्व व्यवस्था में अमेरिका की स्थिति पर भी पड़ा है। अमेरिका ने 5 वर्ष पहले आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभियान छेड़ा था, जब उसने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। उस समय दुनिया के तमाम देश जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आतंकवाद का सामना कर रहे थे या नहीं भी कर रहे थे, अमेरिका के साथ थे। इस जंग में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बुश के प्रमुख सहयोगी बनकर सामने आए थे। अफगानिस्तान से तालिबान को तो सत्ता से बेदखल करने में अमेरिका कामयाब रहा, लेकिन अब यही अफगानिस्तान उसके लिए गले की हड्डी बन गया। पाकिस्तान में तालिबान नए सिरे से उभर रहा। वहाँ अमेरिका को और ज़्यादा फौज की ज़रूरत है, लेकिन नेटो के उसके सहयोगी देशों ने इस मामले में कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इसी तरह इराक की स्थिति भी अमेरिका से संभल नहीं रही। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने तो यहाँ तक कहा कि इराक में गृह युद्ध के हालात इराक के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम के मसले पर अमेरिका दबाव बनाने में अब तक नाकाम रहा। लेकिन इसके बावजूद सच्चाई यह है कि किसी और महाशक्ति की अनुपस्थिति में अमेरिका दुनिया की अगुवाई कर रहा है, न केवल सैनिक ताकत के बल पर बल्कि अपने आर्थिक प्रभुत्व के दम पर भी। इससे उसके खिलाफ स्वाभाविक रूप से नाराजगी भी उभर रही है। विशेष रूप से लैटिन अमेरिका के देश अमेरिका के बढ़ते प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं। कब कहाँ हुए गुटनिरपेक्ष सम्मेलन? प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड 1 से 6 सितंबर 1961। दूसरा सम्मेलन काहिरा 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 1964। तीसरा सम्मेलन लुसाका 8 से 10 सितंबर 1970। चौथा सम्मेलन अल्जियर्स 5 से 9 सितंबर 1973। पाँचवा सम्मेलन कोलंबो 16 से 19 अगस्त 1976। छठा सम्मेलन हवाना 3 से 9 सितंबर 1979। सातवां सम्मेलन नई दिल्ली 7 से 12 मार्च 1983। आठवां सम्मेलन हरारे 1 से 6 सितंबर 1986। नौवां सम्मेलन बेलग्रेड 4 से 7 सितंबर 1989। 10वां सम्मेलन जकार्ता 1 से 7 सितंबर 1992। 11वां सम्मेलन कार्टाजेना 18 से 20 अक्टूबर 1995। 12वां सम्मेलन डरबन 2 से 3 सितंबर 1998। 13वां सम्मेलन कुआलालंपुर 20 से 25 फरवरी 2003। 14वां सम्मेलन हवाना 11 से 16 सितंबर 2006। 15वां सम्मेलन 11 से 16 जुलाई 2009 मिस्र में। 16वां सम्मेलन 26 से 21 अगस्त 2012 ईरान के तेहरान में। 17वां सम्मेलन 13 से 18 सितंबर 2016 वेनेजुएला के पोर लामार में। 18वां सम्मेलन 25 से 26 अक्टूबर 2019 अजरबैजान के बाकू में। 19वां सम्मेलन 15 से 20 जनवरी युगांडा के कंपाला में।